अच्छा अब स्टूडेंट। ये वीपीएस क्या है? उसामा आप अपना माइक म्यूट कर लो बस। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अब लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आप अपने जो माइक्स हैं उनको काइंडली म्यूट कर लें और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि वीपीस क्या है, तो ये व्यू पॉइंट की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है वीपीस। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एंड पे पढ़ाया था कि हमारे पास 3 तरह के वीपीस होते हैं: इनडायरेक्ट, इंटरैक्टर और डोमेन। और मैंने आप लोगों को ये सैम्पल, अगर आप लोगों तक स्लाइड्स नहीं पहुंची थी तो मैं अब आप लोगों को दोबारा कहती हूँ कि जब गो थ्रू करो तो इस स्लाइड को एक दफ़ा देखिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएगी कि व्यू पॉइंट्स बेसिकली होते क्या है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर का। व्यू पॉइंट बेसिकली आपके पास रिक्वायरमेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास जितनी भी तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, व्यू पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू कैटेगरीज। व्यू पॉइंट्स की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इंटरैक्टर, आई गेस। नहीं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डोमेन, 3 तरह के व्यू पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। और ये जो हमारे जितने भी तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये इन 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और हर व्यू पॉइंट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो फिर डायरेक्ट व्यू पॉइंट्स की ज़्यादा अहमियत होती है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि एक एटीएम का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वो जो एटीएम का आपका सॉफ्टवेयर होगा, उसमें स्टेक होल्डर्स आपके कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे जहाँ हमारे पास 2-3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास 2-3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमारे जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे एटीएम सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होंगे एटीएम यूज़र्स, जो हमारा जिनका अकाउंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मीज़ान बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैं उसका एटीएम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करूँगी, राइट? सो आई एम अ स्टेक होल्डर, आई एम अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर। ठीक है, तो हम हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन के वो लोग होते हैं जिनको डोमेन की नॉलेज होती है। जिस भी डोमेन का वो सॉफ्टवेयर होता है, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हाँ, उनको हम डोमेन व्यू पॉइंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, और उनकी राय जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम उस डोमेन को, डोमेन की नेचर को समझ सकें और अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो बच्चों, ये जो मैं तुम लोगों को कह रही थी ना कि स्लाइड को आप लोगों ने घर जाकर देखना है, वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये आप लोगों के एक सैम्पल के तौर पे काम करेगा। ये एक लाइब्रेरी सिस्टम का व्यू पॉइंट हायरार्की है, जिसमें आप सबसे ऊपर देखो तो आपका एक ब्लॉक है ऑल वीपीज। ठीक है, उसके नीचे तीनों वीपीज का नाम लिख दिया गया, तीनों कैटेगरीज का नाम लिख दिया गया, और हर कैटेगरी में जो स्टेक होल्डर था उसका नाम लिख दिया गया। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि इंटरैक्टर जो हमारी डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट व्यू पॉइंट भी कहते हैं, उसके अंडर यूजर्स आ गए, यूजर्स के अंडर फिर हमारे पास स्टूडेंट आ गया, स्टाफ आ गया और एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, फिर दूसरी तरफ हमारे पास लाइब्रेरी स्टाफ आ गया। इंस्टेड ऑफ कि हम ये करते हैं कि हम इंटरैक्टर से डायरेक्ट ही लिख देते हैं स्टूडेंट भी, स्टाफ भी, एक्सटर्नल भी, सिस्टम मैनेजर्स भी और कैटलॉगर्स भी, हमने ये किया कि हमने यूजर्स को डिवाइड कर दिया। वो यूजर्स जो पब्लिक यूजर्स थे और वो यूजर्स जो लाइब्रेरी का स्टाफ पीपल थे, हमने उनको अलग-अलग कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप व्यू पॉइंट्स बनाओगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि यूं ही आप बेहतर से बेहतर तरीके से, जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे डेफिनेटली आपको जो है वो थोड़ा इशू होगा। हो सकता है कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ व्यू पॉइंट इसका बनाने के लिए, तो आप यही करते कि आप स्टूडेंट्स को और आप स्टाफ को और आप एक्सटर्नल को इंटरैक्टर की फर्स्ट यहाँ कैटेगरी पे लिख देते। दिस वॉज क्वाइट पॉसिबल और ये गलत भी नहीं है, लेकिन आपकी डायग्राम, आप जैसे वो कहते हैं ना, महारत आपकी चीज़ में कब आती है? विद द प्रैक्टिस। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कि आप ये सारे डायरेक्टर्स सारे आप यूज़र जो है सारे व्यू पॉइंट्स आप इकट्ठे लिख देते, इससे बेहतर ये है कि इन दो को आपने अलहदा कर दो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे ये असाइनमेंट आप लोग सबमिट करवा दो 23 तक। उसके बाद मैं तुम लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगी जिसमें आप लोगों ने व्यू पॉइंट हायरार्की बनानी होगी। ये हमारे पास लाइब्रेरी सिस्टम का व्यू पॉइंट है, और तुम लोगों के पास जो जो तुम लोगों को मैंने दिया है असाइनमेंट तुम लोगों को दिया है वो भी लाइब्रेरी पॉइंट की ही है। तो अब वो असाइनमेंट तो नहीं रिपीट कर सकती, तो मैं फिर ऐसा करूँगी आप लोगों को एक और सॉफ्टवेयर की जो है वो छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन दे दूँगी, और उसको पढ़ के आप लोगों ने मुझे व्यू पॉइंट बना के देना है इसी तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए ईजी हुआ तो हैंड रिटन बना देना लेकिन साफ़ सुथरी, और अगर आप लोगों के ईजी हुआ तो आप बेशक वर्ड पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइब्रेरी सिस्टम व्यू पॉइंट हायरार्की। Okay, next is interviewing. In formal or informal interviewing, the requirement team puts question to stakeholders about the system that they use and the system to be developed. इंटरव्यू का मतलब हमें पता है इंटरव्यू में क्या होता है, एक साइड पे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक साइड पे आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स होते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियर एक भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम भी हो सकती है। अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो यू विल रिक्वायर मोर देन वन पर्सन, यू मे हैव मोर देन वन रिक्वायरमेंट इंजीनियर। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर छोटा है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, और या फिर सॉफ्टवेयर ही जो है इट्सेल्फ उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है या उसका जो स्कोप है वो छोटा है, तो फिर इवन वन पर्सन कैन ऑल्सो इंटरव्यू। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर आपका स्टेक होल्डर एक है तो एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो इंटरव्यू कर सकता है। और अगर आपके स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर लाइब्रेरी सिस्टम की हम बात करें तो आपके स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, तो यू मे हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम। और ये ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन पे वेरी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक वो ऑब्वियसली उसके रिसोर्सेज कितने हैं, और रिसोर्सेज के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर लेंगे, और सॉफ्टवेयर के मुताबिक फिर वो अपनी रिसोर्सेज को उस काम के लिए जो है वो डायरेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है तो उसने एक से ज़्यादा लोगों को जो है वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टीम में डाल दिया और कह दिया कि ये स्टेक होल्डर ज़्यादा। और ये भी हो सकता है कि टीम एक हो और स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर दिया जाए कि यस, एक स्टेक होल्डर की मीटिंग जो है वो मंडे को रख लेते हैं आज, एक सॉफ्टवेयर एक जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी है उसकी हम लोग कल रख लेते हैं, उसके साथ इंटरव्यू, फिर उसके बाद यूँ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि टीम आपके पास एक हो और आप अपने स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर दो, उनके साथ जो टाइम आपका मीटिंग का है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपके सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इंटरव्यू आप लोगों ने शायद ये चीज़ पहले सुनी होगी। इंटरव्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरव्यूज, और जो क्वेश्चंस क्लोज एंडेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरव्यूज। अब तुम लोगों को इसका मैं डिफरेंस अगर समझाऊं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप लोगों को ये ये क्या कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है या ये आपके पास फैसिलिटी होती है या आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, आप अपने से ऐड कर सकते हो। आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आपके जो पेपर आता है, ठीक है, मिड का पेपर कर लो। मिड के पेपर में जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके साथ 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक आपने सिलेक्ट करना होता है। जो आपके एमसीक्यूज है ना, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की एग्जाम्पल है कि उसमें आपके ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं और उन गिवन लिमिटेड ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट करना है अपना आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आओ तो आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको आप अपने ओपन एंडेड क्वेश्चन से एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। वो कैसे कि उसमें आपके पास ये क्या कहते हैं, रिलैक्स, आप इतने होते हो या आपको ये क्या क्या, क्या वो वर्ड है मेरे जहन में घूम रहा है लेकिन मेरी जुबान पे नहीं आ रहा। आपके पास इतनी होती है कैपेसिटी, आपके पास आप इतने रिलैक्स होते हो कि आप उस पर लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अपने समझने के लिए
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज की एग्जांपल के तौर पे रख लो, आप लोगों को याद रहेगा, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से जब एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर किसी स्टेक होल्डर से क्वेश्चन करता है, अगर वो इस तरह का सवाल करे कि सर आप इंटरफेस किस तरह का चाह रहे हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप लॉगिन चाह रहे हैं तो आप किस किस ब्राउज़र से लॉगिन करवाना चाह रहे हो अपने कस्टमर को, आप फेसबुक से करवाना चाहते हो, आप जीमेल से करवाना चाहते हो, आप किसी और ब्राउज़र से लॉगिन करवाना चाहते हो। तो जब इस तरीके के ऑप्शंस दे देगा रिक्वायरमेंट इंजीनियर स्टेक होल्डर को, तो वो क्लोज एंडेड हो जाएंगे। और अगर वो इस तरह का सवाल पूछेगा कि सर आप अपना इंटरफेस किस तरह का पसंद करेंगे, किस तरह के कलर्स होने चाहिए, किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इस तरह के अगर सवाल पूछेगा तो फिर वो ओपन एंडेड हो जाएंगे, ठीक है। कि कस्टमर कहेगा कि मुझे ये कलर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये फ़ॉन्ट हो सकता है, ये बटन जो है ये दरमियान में होना चाहिए लॉगिन का, या लेफ़्ट पे होना चाहिए, लेफ़्ट टॉप पे होनी चाहिए ये चीज़, बैक का बटन लेफ़्ट टॉप पे होना चाहिए। यूँ जब कस्टमर अपने अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में समझाएगा तो वो ओपन एंडेड हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अच्छा उसके बाद इंटरव्यूज़ एंड प्रैक्टिस, इसको रहने देते हैं। इफेक्टिव इंटरव्यूज़ इसको पढ़ लेते हैं। इंटरव्यूअर्स शुड बी ओपन माइंडेड, willingly to listen to stakeholders and should not have to preconceived ideas about the requirements। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है उसको कोई भी चीज़ खुद से एज्यूम नहीं करनी चाहिए, और जब वो किसी भी स्टेक होल्डर का इंटरव्यू लेने जा रहा हो तो वो बिल्कुल ऐसे होकर जाए जैसे उसको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब वो इतना विलिंग हो कि वो अपने कस्टमर की, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग कभी कभार शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारा जो शॉपकीपर होता है वो बिल्कुल भी निगोशिएशन की जो है वो कैपेसिटी नहीं रखता। वो कहते हैं नहीं बस निगोशिएशन में बिल्कुल भी नहीं करनी, मैंने जो प्राइस फिक्स मैंने बता दिया वो बता दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंजीनियर ऑब्वियसली कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो कस्टमर अक्सर ऐसा भी होता है कि उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो समझा नहीं पा रहा होता, ऐसे भी होता है। कभी ऐसे होता है कि कस्टमर एक दिन जो है वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, लेकिन जब उसके साथ नेक्स्ट मीटिंग होती है तो वो कहता है कि नहीं वो चीज़ रहने दो। तो आपने इस चीज़ से इरिटेट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का जो फेज़ है उसमें आप जितनी मर्ज़ी रिक्वायरमेंट्स चेंज करें उससे उसका इशू नहीं है। जब एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स आपकी फ़िक्स हो गई हैं, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल यूज़ हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स आपकी फ़िक्स हो गई है, डॉक्यूमेंट आपका बन गया है, डिज़ाइन आपका हो गया, अब कोडिंग होने लगी है और कस्टमर आ जाए कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे तो ये चेंज चाहिए, तो उस वक़्त आपका डिस्टर्ब होना बनता है, क्योंकि काफ़ी हद तक काम हो चुका होता है और हमें वाटरफॉल ये फैसिलिटी नहीं देता कि हम डिज़ाइनिंग के बाद वापस कोड जो है रिक्वायरमेंट्स पे जा सकें, या कोडिंग के बाद दोबारा रिक्वायरमेंट्स में जा सके। दिस विल कॉस्ट देम एडिशनली, इसके ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर जब इंटरव्यू लेने जाए तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी अपने अंदर लेके जाए, जल्दी इरिटेट ना हो जाए, एंड अबव ऑफ ऑल वो अपने जहन के अंदर पहले से एक मॉडल बना कर ना जाए, ठीक है। क्योंकि मॉडल आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियर के जहन में वो बनना चाहिए जो कस्टमर बनाना चाह रहा है। अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियर अपने माइंड में पहले से एक व्यू लेकर जाएगा तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर की मर्जी की चीज़ें तो नहीं चाहिए ना कस्टमर को, कस्टमर तो अपनी पसंद की जो चीज़ बनाएगा, हमारा काम तो वो बना के देना है उसे, ठीक है। सो ये वो कह रहे हैं। They should prompt the interviewee with a question or a proposal and should not simply expect them to respond to a question such as what do you want। अच्छा, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह के सवाल नहीं पूछने अपने कस्टमर से कि व्हाट डू यू वांट, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कस्टमर जो है वो अपनी चीज़ को समझा नहीं पाता कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, या ऐसा होता है कि उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं उसको अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने के वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं होते, या वो चीज़ नहीं होती कि वो अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियर को फ़ौरन से ही समझा दे। तो आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आप जाओगे और आप अपने कस्टमर से कहोगे भाई व्हाट डू यू वांट इन दिस एप्लीकेशन, और कस्टमर आपको एक ही गो में बता देगा कि दिस मुझे ये फीचर्स चाहिए, और आप कहोगे यस ठीक है, ओके फाइन, और बस आपकी जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। आप कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है,
कस्टमर उसका जवाब देगा, आपका स्टेक होल्डर उसका जवाब देगा, उस चीज़ से रिलेटेड आप अगेन उससे क्वेश्चन पूछो कि जैसे अगर आपको इंटरफेस ऐसा चाहिए तो आपको किस तरह का जो है वो बैकग्राउंड होना चाहिए और किस तरह की कलरिंग होनी चाहिए और इजी किस मतलब यूज़ किस तरह का होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक आती है दैट इज़ सिनेरियोस। देखो बच्चे, पहली टेक्निक मैंने आप लोगों को क्या बताई, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, एक बात उसने पूछी, रिक्वायरमेंट इंजीनियर पर्सन ने, स्टेक होल्डर का उसने जवाब दिया, स्टेक होल्डर ने जो जवाब दिया उसमें से रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने अगेन क्वेश्चनिंग की और यूँ क्वेश्चनिंग के थ्रू आपने उससे इंफॉर्मेशन ली, वो क्या बनवाना चाहते हैं ये पूछा, किस तरह का बनवाना चाहते हैं ये पूछा एंड सो ऑन, ठीक है। बच्चों, रिक्वायरमेंट इंजीनियर की जो मैं कहती हूँ ना खासियत है वो ये होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर को ये तरीका आना चाहिए कि वो अपने कस्टमर से कैसे बात पूछ ले या कैसे वो उगलवा ले या किस तरीके से पूछे कि कस्टमर उसको उसका जवाब बिल्कुल वही दे जो वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। जैसे बीइंग अ इंस्ट्रक्टर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं एक बात समझा रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो मैं उसको रिपीट करूँगी, अगर उस स्टूडेंट को फिर भी नहीं समझ आती तो फिर मुझे अपना वे ऑफ टीचिंग या उसको वो चीज़ समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके या कोई और एग्जाम्पल दे के समझानी चाहिए ताकि मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाए। इसी तरीके से बीइंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका कस्टमर एक चीज़ नहीं बता पा रहा या आपका एक कस्टमर आपका जो स्टेक होल्डर है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स चेंज करवाना चाह रहे हैं उस वक्त आपको उस बात पे गुस्सा ना आए, आप इरिटेट ना हो, आप फेड अप ना हो, आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स आनी चाहिए किसी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की टेक्निक्स है। एलिसिटेशन वर्ड का क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट्स लेना। तो उसकी जो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज़ इंटरव्यू। आप इंटरव्यू करके देखो, पूछ के देखो, अगर आपका कस्टमर आपको नहीं बता पा रहा तो आप टेक्निक को चेंज करो, यू कैन गिव हिम सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियोज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑन हाउ अ सिस्टम कैन बी यूज्ड। दे शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टार्टिंग सिचुएशन, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनवाना चाह रहा है, तो आपका कस्टमर अगर कोई चीज़ समझा नहीं पा रहा तो आप उसको फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नॉन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है जैसे अली एक्सप्रेस है, दराज है, अली बाबा है, तो अगर वो दराज जैसी नहीं चाह रहा तो उसको कोई और एप्लीकेशन खोल के दिखाई जाए कि यस इसका इंटरफेस ऐसा है, इसका लॉगिन ऐसी है, इसका पेमेंट तरीका ऐसा है। तो हो सकता है कि अगर वो समझा नहीं पा रही है उस वक्त उसको खुद भी नहीं पता चल रहा कि यस मुझे इस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर के जहन से ये चीज़ निकल जाती है कि उससे इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन बीइंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर पर्सन आपने उससे हर तरह का सवाल पूछना है, आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल स्क्रैच से लेके 100% तक हर हिस्से से आपने सवाल पूछना है कि ये चीज़ कैसी चाहिए, ये चीज़ कैसी चाहिए, ताकि कोई पहलू, कोई चीज़ ऐसा, कोई कॉर्नर ऐसा हो ना हो जो रह जाए, ठीक है। या ऐसा ना हो कि आप जब वो रह जाए तो आपको अगेन जो है वो बाद में मसला हो या कस्टमर उस वक्त या आप लोगों को ऐसा लगे कि कस्टमर तो ऐसा बनवाना चाह रहा होगा, आप अपनी मर्ज़ी से ये फाइनलाइज़ कर लो, तो अपनी मर्ज़ी से फाइनलाइज़ करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो सिनेरियो में बेसिकली आप क्या कहते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हो अपने कस्टमर को स्टोरी की तरह या कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे के आप अपने कस्टमर को समझाने की कोशिश करते हो। मतलब ये सेकंड टेक्नीक है कि अगर फर्स्ट टेक्नीक उस कस्टमर के ऊपर नहीं चल रही तो यू कैन ट्राई द सेकंड वन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ सिनेरियोज है जिसमें से हम एक देख लेते हैं। अब जो लाइब्रेरी सिस्टम का हमने व्यू पॉइंट देखा था ना, लाइब्रेरी सिस्टम को समझाने का उन्होंने क्या किया, एक सिनेरियो बनाया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि आपने फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो हमारा था वो लाइब्रेरी सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उससे जब सवाल पूछा उसे नहीं समझ आई कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है या मैं क्या बनवाना चाह रहा हूँ, उसे नहीं बताया गया। तो बीइंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप कुछ इस तरह का सिनेरियो बना के अपने कस्टमर को दिखा सकते हो, ठीक है। इनिशियल एजम्पशन में अच्छा ये हो सकता है कि आप उसको सिनेरियो के तौर पे इनिशियल जो उसका लॉगिन या इनिशियल जो उसके स्टेजेस होते हैं एप्लीकेशन के, आप उसको वो बताओ, ठीक है। जैसे इसमें उन्होंने बताया है, ये फर्स्ट लाइन में पढ़ी, द यूजर हैज़ लॉग्ड ऑन टू द लाइब्रेरी सिस्टम
and has located the journal containing the copy of the article. ठीक है, उसके बाद उसने बताया normal the user selects the article to be copied. He or she is then prompted by the system to either provide subscriber information for the journal or to indicate how they will pay for the article. कि फॉर एग्जांपल आप एक जो यूज़र था उसने लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर लॉगिन किया और उसने अपना वो जर्नल ढूंढा जिस पे जहाँ पे आपकी आर्टिकल उसको चाहिए था उसकी कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। वहाँ उस जगह पे पहुँचने के बाद जब उसने उस आर्टिकल को सिलेक्ट किया तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि हमारे सिस्टम को जो है वो ये प्रॉम्प्ट मैसेज वो शो करे कि सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करें, ठीक है, ताकि आप वो चीज़ डाउनलोड कर सकें या वो चीज़ व्यू कर सकें। और अगर नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ना हो तो इन द ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स आर बाय क्रेडिट कार्ड और बाय कोटिंग, मतलब कि आप पे करने के फिर आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स दिए जाएँ कि आप इस तरीके से भी पे कर सकते हो, इस तरीके से भी पे कर सकते हो, इस तरीके से भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपने बेसिकली क्या किया है, इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग क्वेश्चन कि आप किस तरह से पेमेंट करवाना चाहते हैं अपने कस्टमर से, आपने क्या किया कि आपने एक सिनेरियो बना के अपने कस्टमर को दिखाया कि भाई यस आप लाइब्रेरी सिस्टम चाहते हो तो उसमें आप सबसे पहले लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना आर्टिकल सर्च करोगे। आर्टिकल्स जब आप सर्च कर लोगे और आप देख लोगे, मतलब देखोगे नहीं, आप सर्च कर लोगे और आपको अपने नाम के मुताबिक जो आर्टिकल चाहिए होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद जब आप उस आर्टिकल को सिलेक्ट करोगे तो अब आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? और पेमेंट में आपके पास जो है वो सारे मेथड्स डिस्प्ले हो जाएँगे कि वाया क्रेडिट कार्ड पे करना चाहते हो, किस तरीके से पे करना चाहते हो, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो कस्टमर दरमियान में लाज़मी प्रॉम्प्ट करेगा कि येस मुझे इसी तरीके से ही चीज़ें चाहिए, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये भी हो कि जब मैं अपनी जो पेमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ देर बाद करूँ, हो सकता है कि जो एप्लीकेशन बना रहा है वो ऐसा कोई ऑप्शन देना चाह रहा हो कि पेमेंट जो है वो कस्टमर जो एक टाइम पे नहीं कर सकता वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दे। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बुक ऐसी परचेज़ कर रहा है जिसकी प्राइस ज़्यादा है और वो एट वंस उसको पे नहीं करना चाह रहा, तो मैं अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि उसको 3 हिस्सों में या 3 इंस्टॉलमेंट्स में या 3 किस्तों में वो पे कर दे। तो येस आई वांट टू डू दिस। तो जब आपने उसको सिनेरियो बना के दिखाया तो उसने ऑब्वियसली दरमियान में प्रॉम्प्ट करके आपको बताया। इस तरीके से शायद वो ये चीज़ चाहता था लेकिन वो पहले नहीं बता सका, या ये या अगर आप सिर्फ इंटरव्यू पूछते और इंटरव्यू में आप ये सवाल पूछते कि किस तरह से आप पेमेंट करवाना चाह रहे हो अपने कस्टमर से, तो शायद वो ये चीज़ ना बता सकता। लेकिन जब उस आपने उसे सिनेरियो के थ्रू से पूछा और आपने बताया कि आपका जब भी कोई यूज़र आएगा तो वो पहले ये स्टेप करेगा, फिर ये करेगा, फिर उसको पेमेंट्स के सारे ऑप्शंस आएँगे। तो उसके माइंड में फ़ौरन ये बात आई कि यस मैं ये एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने कस्टमर को ये एडिशनल फैसिलिटी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिनेरियो बेस्ड कस्टमर्स को समझाने से अक्सर कस्टमर वो चीज़ जो उसके ज़हन में होता है, वो चाह रहा होता है लेकिन उसको वो बता नहीं पा रहा होता या उस वक़्त उसको याद नहीं होता, वो उसको याद आ जाती है चीज़ें और वो बेहतर तरीके से समझा सकता है फिर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने एक और सिनेरियो बताया है और इस सिनेरियो को हम नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे यूज़ केसेस पे। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स की अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि तीसरी क्या चीज़ है दैट इज़ यूज़ केसेस। आपने पहली टेक्निक क्या पढ़ी, इंटरव्यू के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन थे और क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे। उसके बाद सेकंड टेक्निक आपने पढ़ी सिनेरियो की। उसके बाद आपने थर्ड टेक्निक आप अब पढ़ने जा रहे हो यूज़ केसेस की। बच्चों मैंने आप लोगों के सामने नाम लिया था पहले डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ में हम लोग कुछ यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टॉपिक जो है वो हमारी डिज़ाइनिंग फेज़ से भी कनेक्टेड है। इस टॉपिक को, इस टेक्नीक को कवर करने के बाद हम डिज़ाइन भी इसी टॉपिक में हम एक डिज़ाइन भी कवर कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को, लेकिन ये बेसिकली है क्या? ये रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन की तीसरी टेक्नीक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है?
इसमें बेसिकली क्या होता है, यूज केसेस आर सिनेरियो बेस्ड टेक्निक इन यूएमएल which identify the actors in an interaction and which describe the interaction itself. Used also to clarify the system boundaries, a set of use cases should describe all possible interactions with the system. Sequence diagram shows the interactions and event processing inside a use case. यूज केस में बच्चों क्या होता है, ये होती तो बेसिकली एक सिनेरियो बेस्ड टेक्निक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक बाउंड्री बनाते हो, ठीक है। उस बाउंड्री के अंदर जो जो चीज़ें आप अपने सिस्टम के अंदर चाह रहे होते हो, एक एक यूज केस के थ्रू बनाते जाते हो, और जो जो उसके साथ उसका स्टेक होल्डर होता है या उसका यूज़र होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको आप सिस्टम से बाहर रखते हो और सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हो। कैसे? मैं आपको एक शायद उन्होंने आज एग्जाम्पल दी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यूज केस डायग्राम हमारी कुछ ऐसी होती है, मुझे इसको फुल स्क्रीन करने दो। ये देखो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सिर्फ ओवल बॉक्सेस है ना, ये हमारे सिस्टम के अंदर का हिस्सा है, और ये जो सप्लायर है, लाइब्रेरी यूज़र है और लाइब्रेरी स्टाफ है, ये हमारे यूज़र्स हैं। ठीक हो गया। तो यूज केस डायग्राम जब आप बनाते हो तो आपके सिस्टम के अंदर आपको जो जो फीचर्स चाहिए होते हैं उसको आप यू बॉक्स के अंदर बना देते हो, और जो जो उसका इंटरेक्टर होता है, डायरेक्ट इंटरेक्टर, उसको आप लेफ्ट साइड पर बना देते हो, और जो इनडायरेक्ट होता है उसको आप राइट साइड पर बना देते हो। ठीक है, यूज केस डायग्राम कुछ इस तरह की बनती है। अब इसकी ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली यूज़र को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यूं आप एक यूज़र को बना के शो करते हो, ठीक है, और आपका एरो जो है वो डबल साइडेड होता है, ठीक है, और आपका जो यूज़ केस होता है उसको आप ओवल शेप से बनाते हो। यूज़ केस का क्या मतलब है? फीचर। यूज़ केस का क्या मतलब है? फीचर। ठीक है, तो उस फीचर का नाम आप नीचे लिख देते हो, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों तरीक़ों से सही है। और यहाँ पे आपका जो यूज़ केस कह सकते हो, यस, आप अपना फीचर या आप अपने यूज़ केस का, यहाँ पे क्योंकि यूज़ केस डायग्राम है तो आप इसको यूज़ केस ही कहो, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़ केस आ जाएगा, आपका फीचर आ जाएगा, यहाँ पे आपका एरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका वो पर्सन या वो यूज़र आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस ओवल शेप से राइट साइड पे एरो बनाकर यूँ राइट साइड पे एक पर्सन बनाया होता तो इसका क्या मतलब होता कि ये इनडायरेक्ट यूज़र है, इस यूज़ केस का इनडायरेक्ट यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आर्टिकल प्रिंट की जगह आर्टिकल जो है वो रिट्रीव कर रहे थे डेटाबेस से, तो डेटाबेस हमारा डायरेक्ट यूज़र नहीं है, तो डेटाबेस वाली चीज़ यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो डेटाबेस का इंटरेक्शन राइट साइड से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ है, जो हमारे पास एक और तरीका है। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को ये भी आप लोगों के पास एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, या मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे लूँगी कुछ छोटी सी यूज़ केस डायग्राम। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी लेंथी था, इस तरह का मैं अब आपको नहीं दूंगी। आप लोगों को स्मॉलर डॉक्यूमेंट, कोई स्मॉल 1 पेज डॉक्यूमेंट या हाफ पेज डॉक्यूमेंट दूंगी, जिसको पढ़ के आप एक यूज केस डायग्राम बना दोगे, ठीक है, ताकि एक दफ़ा जो चीज़ आप अपने हाथ से कर लोगे आपको समझ आ जाएगी। अगेन मैं आपसे रिपीट करती हूँ कि ये जो दरमियान में 4 चीज़ें बनी हुई है ना, ये यूज केस 1 है, यूज केस 2 है, यूज केस 3 है, यूज केस 4 है, ठीक है। इन यूज़ केसेस को बनाने का तरीका ये है, इन यूज़ केसेस को बाकायदा लिखने का भी तरीका होता है, जिसमें हम यूज़ केस का नाम लिखते हैं, यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यूज़ केस का यूज़र लिखते हैं एंड सो ऑन। वो तरीका भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि जब मैं आप लोगों को एक यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए दूं, तो आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक यूज़ केस डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको ये शेप याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, शेप आपने ये नहीं कहना कि ये शेप ऐसी क्यों है, इसके ठीक हाथ। है बेला।
अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि आपने कहना है कि इस यूज़ केस के इस बंदे के हाथ सीधे क्यों हैं, इसके हाथ नीचे होने चाहिए थे, इसकी टांगे शेप में क्यों है, टांगे स्ट्रेट क्यों नहीं है। तो भाई ये एक यूज़ केस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे किसी ने बता दिया है वैसे ही हमने बनाना है, अपनी एडिशंस अंदर नहीं करनी, हाथ नीचे नहीं तो करनी। मिस ये पॉइंट दोबारा बता। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ। हम लोग इस वक्त अपनी जो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस है उसकी तीसरी टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट टेक्निक वाज इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे। दूसरी टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी जिसके अंदर हम लोगों ने सिनेरियोज बनाकर अपने कस्टमर को, अपने स्टेक होल्डर को दिखाए और फिर जो है हमने अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेट की। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या कि हमने उसको यूज़ केस डायग्राम बनाकर इंटरैक्ट करवाते हुए चीज़ें दिखाई कि यस आपको अपने अपने जो आपका सिस्टम है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपका लाइब्रेरी सिस्टम है तो उसके अंदर आपको ये 4 फीचर्स मिलेंगे। एक आर्टिकल सर्च कर सकेगा यूज़र, आर्टिकल को प्रिंट करवा सकेगा यूज़र, आर्टिकल को मैनेज कर सकेगा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द सेकंड एंड द लास्ट वन इज़ कैटलॉग सर्विसेज। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप अपने कस्टमर को इस तरह की चीज़ दिखाओ तो आप कहो कि यस इसके साथ मुझे आर्टिकल डाउनलोड का ऑप्शन भी चाहिए। ठीक है, कि मेरा कस्टमर जो है वो आर्टिकल को डाउनलोड कर सके। और फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने कस्टमर को ऐसी यूज़ केस डायग्राम दिखाओ तो वो कहे कि नहीं इन 4 फीचर्स के अलावा मुझे फॉर एग्जांपल डाउनलोड का फ़ीचर भी चाहिए, व्यू का फ़ीचर चाहिए, एडिट का फ़ीचर चाहिए, अपलोड का फ़ीचर चाहिए। तो जब आप अपने कस्टमर को इस तरह की चीज़ बना के दिखा दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकेगा। ठीक है, बज़ाहिर ये आप कहोगे कि आपका कस्टमर लाइब्रेरी यूज़र होगा, डायरेक्ट यूज़र सप्लायर होगा, इनडायरेक्ट यूज़र लाइब्रेरी स्टाफ होगा। तो इसकी जगह अगर आप ऐसी चीज़ बना के अपने कस्टमर को दिखा दोगे तो वो बेहतर समझ सकेगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेने का क्या तरीका है कि हम उसको अपने सिस्टम की ऐसी डायग्राम बना के दिखा दें। ठीक है, और बच्चों यूज़ केस डायग्राम जो है ये हमारी डिज़ाइनिंग फेज़ में भी बनती है, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, वो मैं अभी कनेक्ट नहीं करूँगी। अभी आप लोगों ने अपने जहन के अंदर इतनी बात रखनी है कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की, या सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर से लेने की हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके नहीं, 3 से ज़्यादा होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका क्या था, पहली टेक्निक क्या थी, इंटरव्यू। दूसरी टेक्निक क्या थी हमारे पास, सिनेरियो। तीसरी टेक्निक क्या थी हमारे पास, यूज़ केस। यूज़ केस डायग्राम बनाते हुए आप लोगों ने 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है कि इसके हमारे पास क्या क्या बनाने के टूल्स हैं, टूल्स कह सकते हो, या क्या शेप्स यूज़ करते हुए हमने बनानी है। तो आपने जब भी यूज़र शो करना है, चाहे वो डायरेक्ट यूज़र हो या इनडायरेक्ट यूज़र हो, तो आपने इस तरह की शेप बनानी है। उसके नीचे आपने उस यूज़र का नाम लिख देना है। अगर तो यूज़र डायरेक्ट है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ऑनलाइन सिस्टम या ऑनलाइन पोर्टल नहीं है आप लोगों का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिस्टम मैं बनवाना चाह रही हूँ तो उसके डायरेक्ट यूज़र्स कौन होंगे, स्टूडेंट्स और एडमिन के लोग डायरेक्ट यूज़र्स हो जाएंगे। और उसकी डेटाबेस और फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी और कौन हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ एग्जामिनेशन सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट यूज़र होंगे, वो यहाँ बन जाएगा, एग्जामिनर जो है वो यहाँ बन जाएगा, जो टीचर होगा या इंस्ट्रक्टर आप कह लो वो यहाँ पे बन जाएगा, स्टूडेंट भी यहाँ पे बन जाएगा, एडमिन का बंदा भी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि वो सारे डायरेक्ट यूज़र्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सारे फीचर्स लिख दोगे।
जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ऑनलाइन सिस्टम बनाना है और आपने कोर्स रजिस्टर करना है, तो एक यहाँ पे यूज़ केस ऊपर आ जाएगा लॉगिन का, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड लगाकर जो है वो लॉगिन करेगा। उसके बाद आप अपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट यूज़ केस आपका ये हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को व्यू कर सको, वो सब्जेक्ट्स जो आप अभी पढ़ रहे हो, जिसमें आप इनरोल्ड हो। इनरोल्ड का मतलब ये है जिसमें आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, वो आपको शो हो रहा होगा। फिर ये हो सकता है कि आप थर्ड यूज़ केस आपका हो जिसमें आप रजिस्टर कोर्स करते हो। फोर्थ ये हो सकता है कि आपने जो कोर्सेज रजिस्टर किया है उसका टाइम टेबल आप प्रिंट करवा सको। तो इस तरीके से मुख्तलिफ यूज़ केसेस बनते जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को इस तरह का कोई काम करने के लिए दिया तो मैं कोशिश करूँगी कि ऑलरेडी अगर कोई बनी हुई ऐसा पोर्टल है तो मैं आपको उसकी इमेजेस शेयर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको लॉगिन तो नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं आपके साथ इमेज शो कर दूं ताकि आप उसको देख के बेहतर समझ सको और चीज़ों को देख के यूज़ केस डायग्राम बनाना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, एक तो ये शेप याद रखनी है, ठीक है। दूसरा ये यूज़ केस बनाते हुए इस तरह की शेप के नीचे यूज़ केस लिख दो या इस तरह की शेप के अंदर यूज़ केस लिख दो। तीसरी बात ये है कि डायरेक्ट यूज़र यहाँ आ जाएगा, इनडायरेक्ट यूज़र यहाँ आ जाएगा। चौथी बात ये कि अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो फिर आपका एरो डबल साइडेड होगा, और अगर वन साइडेड कम्युनिकेशन है तो फिर आपका एरो वन साइडेड होगा। जैसे सप्लायर कैटलॉग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ले कुछ नहीं रहा है इन रिटर्न, तो वन साइडेड होगा। और अगर यूज़र सर्च कर रहा है आर्टिकल के लिए और वो आर्टिकल व्यू कर पा रहा है तो फिर ये डबल साइडेड एरो होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी टेक्निक। उसके बाद हमारे पास जो अगली टेक्निक है दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चौथी टेक्निक जो हमारे पास है दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें हम एरोस के थ्रू बनाकर अपने कस्टमर को दिखाते हैं कि हमारा यूज़र इंटरेक्ट करेगा इस चीज़ के साथ, फिर इंटरेक्ट करेगा इस चीज़ के साथ, फिर इंटरेक्ट होगी इस चीज़ के साथ और फिर इंटरेक्ट होगा इस चीज़ के साथ, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको समझने की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है। याद क्या रखने वाली चीज़ है कि इसके अंदर एक वक्त में एक यूज़र हो सकता है। याद क्या रखने वाली बात है कि इसमें एक वक्त में एक यूज़र हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेहरू सॉन्ग बंद कर दो यार।